तो कल हमने 2 न्यूमेरिकल किया था, कितने बच्चे जिनको वो न्यूमेरिकल समझ में आया था अच्छी तरह से? चलो बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ अगर आपको न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो। बच्चों देखो एक चीज तुमको बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये डस्टर है, अगर मैं इसको फेंकू, मतलब कितने कमाल के बच्चे ना, मेरे कुछ बोलने से पहले सब कुछ एज्यूम कर लिया, पंखे में लग जाएगा सर, दीवार पे लगेगा सर, गिर जाएगा सर, अरे मेरे को बोलने तो मैं ऐसा बोला अगर इस डस्टर को मैं फेंकू आसमान में तो क्या होगा, ये आसमान में जाते जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, एक लिमिट तक जाएगा उसके बाद रिटर्न आ जाएगा। अब क्वेश्चन वही है, इसके ऊपर भी एक कहावत है मालूम है तुमको, एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, मतलब समझा? अरे मतलब समझा कि सच में आसमान में सुराग हो सकता है क्या? सुराग मतलब होल हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन उनका कहने का मतलब क्या, ऐसी कोई चीज दुनिया में पॉसिबल, ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप तबियत से कोशिश करो। समझ में आ रहा है? जैसे पहाड़ तोड़ने को अगर मैं बोलूँ तो इम्पॉसिबल ही लगता है, लेकिन कब तक, जब तक उसको मांझी ने तोड़कर नहीं दिखा। समझ में आ रहा है? ऐसा ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग यहाँ फ्लोर पे खड़े जमीन पे और हमने एक स्टोन को ऊपर फेंका, ठीक है? तो ये क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे क्या होगा बताओ, लिसन, वो स्टोन ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद वो स्टोन वापस नीचे आने लगेगा। अच्छा अब सवाल ये उठता है, अगर मैं भी उस स्टोन को फेंकूं और समझो कि आपका क्या नाम है, राधिका उस स्टोन को फेंके, तो क्या हम दोनों का जो स्टोन फेंका वो सेम हाइट तक जाएगा? हो सकता है राधिका ज्यादा ऊपर फेंक दे, गर्ल्स है ना फेंकते अच्छा अपन स्टोन की बात कर रहे थे ना, लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा जो कम हाइट के लोग हैं उनसे पंगा ना ले, क्योंकि वो जमीन से पत्थर जल्दी उठा सकते हैं। ठीक है ओके समझा? तो मैं जो फेंकूंगा पत्थर ज्यादा हाइट पे जाएगा एज कम्पेयर टू राधिका, क्योंकि अभी तो यहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ की बात हो रही है, प्रैक्टिस करे तो वो भी ऊपर फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी कोई कितने भी ताकत से फेंकेगा एक सर्टेन हाइट पे जाने का तो पत्थर नीचे आने लगता है, ऐसा क्यों होता है बताओ? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब होता क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे अर्थ है, अब अर्थ कंटिन्यू उस पत्थर को अपनी तरफ खींच रहा है, बट हमने क्या किया, अर्थ से ज्यादा फोर्स लगाया। अगर किसी पत्थर को जमीन से ऊपर फेंकना है तो हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने क्या किया, अर्थ के फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाया और पत्थर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। पर हो क्या रहा है, हर सेकंड क्या कर रहा है, धरती उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अब एज्यूम करो कि मैंने पत्थर जब फेंका तो उसका स्पीड यहाँ पे था 100 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर गया स्पीड हो गया 90 मीटर पर सेकंड, और ऊपर गया स्पीड हो गया 80 मीटर पर सेकंड। ये क्यों कम हो रहा है? एयर रेजिस्टेंस भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ उसको कंटिन्यू खींच रहा है, फोर्स तो मैंने एक ही बार दिया उसको, लेकिन उसके बाद तो मैं फोर्स नहीं दे रहा हूं, पर अर्थ तो उसको कंटिन्यू खींच रहा है ना। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जिसके से धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एक सर्टेन हाइट पे वो पहुंचेगा तब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, लेकिन तब उसको ऊपर फेंकने वाली कोई फोर्स है, लेकिन खींचने वाली तो अभी भी है। इसीलिए क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट धड़ से फटाक से नीचे आता है। समझ में आ रहा है? ज्वेलिंग थ्रो देखो, डिस्कस थ्रो देखो, शॉर्ट पुट थ्रो देखो, वो कितने भी ताकत से फेंके लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद वो चीज नीचे जरूर आती है। इसको समझना, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटेशनल। अब इससे रिलेटेड एक और कमाल की चीज देखो आप लोग, ये मून है, देखो मून भी अर्थ के अराउंड घूमता है, मालूम है आपको? मून अर्थ के अराउंड घूमता है। तो कभी आपके मन में ऐसा सवाल नहीं आया कि मून क्यों नहीं गिर रहा है धरती पर? क्योंकि अर्थ और मून के बीच में भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, तो मून क्यों नहीं गिर रहा है? मास की वजह से तो और गिरना चाहिए, जितना वजन होगा उतना जल्दी गिरना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। ये भी आज एक वहम दूर करूंगा। मुझे बताओ हाँ, क्यों मून गिरता नहीं है? इसका आंसर बताओ। तुम लोग ने स्लो साइकिल स्पर्धा देखा है? स्लो साइकिल स्पर्धा, ये मालूम नहीं, कॉम्पिटिशन होता है जिसमें आपको क्या होना है, साइकिल को स्लो चलाना है। हाँ, आप जितना ज्यादा स्लो चलाओगे जितना लास्ट में पहुंचोगे वो जीतेगा। हाँ, जितना स्लो चलाओगे, समझ में आ रहा है? जितना स्लो आप चलाओगे वो जीतेगा। तो इसमें होता क्या है, स्लो चलाने में क्या प्रॉब्लम होती है बताओ? बैलेंस बिगड़ता है। आपको पता है अगर हम स्पीड में चला रहे हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए, पर अगर आप स्पीड में चला रहे हैं तो आप हाथ छोड़ के भी साइकिल को आराम से कंट्रोल कर सकते हो बिकॉज ऑफ स्पीड। लेकिन वही साइकिल जब स्लो हो जाती है तो उसको दोनों हाथों से भी कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है और आप गिरते हो। आप गिरते हो क्यों? क्योंकि आप मोशन में नहीं होते हो। बस यही आंसर है। आप सोचो मून क्यों नहीं गिरता है? एग्जैक्टली, क्योंकि मून कंटिन्यू अर्थ के अराउंड घूम रहा है। जिस दिन मून घूमना बंद कर देगा वो क्या होगा? इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, रुको बताता हूँ। उसके अंदर आधा पानी भरे और उसको ओपन रखे, पर उसको धागे से बांध के एक बार घुमाना चालू कर दे तो क्या पानी गिरेगा? नहीं गिरेगा। लेकिन जब रुकते और जब स्टार्ट करते तब थोड़ा गिरता है। बॉटल में हो पर समझा मतलब में क्या हो रहा है? तो क्यों नहीं गिरता है पानी? बिकॉज वो कंटिन्यू घूम रहा होता है। जब तक मून घूमते रहेगा, जब तक अर्थ घूमते रहेगा, सब एक दूसरे से टकराएगा नहीं। लेकिन जिस दिन रोटेशन बंद होगा क्या होगा? दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और वो आपस में कोलाइड कर जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो चलिए आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके पहले ना एक बहुत अच्छी चीज है, कमाल की चीज है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर आप हल्के में ले रहे हो
तो आपको एक बहुत मस्त एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको हाई टाइड लो टाइड पता है क्या होता है? सर हमको टाइड और सर्फ एक्सेल पता है, वो तो पता ही है क्योंकि हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा। वाह, समझ रहे हैं? तो मैं क्या रहा हूँ, टाइड क्या होता है? तुम लोग जूहू बीच कभी गए हो? जूहू बीच, तो जूहू बीच हम जाते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा लगता है पानी एकदम सूख गया, आप बहुत आगे तक जा सकते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है दिन में जब पानी आपके रोड तक आता है और आपको पीछे होना पड़ता है। दुकान होते हैं ना वहां पे, देखो दुकान है, दुकान तक पानी आता है एकदम। नारियल पानी की दुकान है जहाँ पे समुद्र का पानी आता है, ऐसा कहना चाहता है। नॉनसेंस, समझ आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? तो अचानक क्या भगवान उसमें पानी भर देते क्या? तो अचानक पानी कैसे बढ़ जाता है? लहर तो पहले भी आता है बेटा, जोर से लहर आता है। मेरा क्वेश्चन समझा? नहीं, मेरा क्वेश्चन समझा? ये यहाँ से जब हम लोग अभिवंडी से कोपर जाते तो बीच में उल्लास रिवर पड़ता है, मालूम है? उल्लास रिवर का भी सेम सिचुएशन है। आप देखोगे ना, दिन में कभी कभी एकदम सूखा दिखाई देता है और कभी कभी एकदम भरा दिखाई देता है। अच्छा, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, आप उल्लास रिवर को ध्यान से देखना, जब वो सूखा रहता है तो पूरे शिप चिक्कड़ में फंसे रहते हैं, जो कीचड़ होता है ना उसमें फंसे रहते हैं। अब उस कीचड़ से उस शिप को हिला के वहां तक लेके जाना पानी तक पॉसिबल है क्या? तो शिप्स निकालते कैसे वो लोग? एग्जैक्ट, उन लोग वेट करते हैं किस चीज का? हाई टाइड का। जब जैसे हाई टाइड आएगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, तब क्या करेंगे? शिप को वहां से निकालेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कीचड़ में फंसे हुए शिप को निकालना आसान है क्या? हजारों टन का उसका वजन है, तो वहां पे इंतजार होता है कि हाई टाइड है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक से पानी बढ़ता और कम कैसे हो जाता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? 2, 4, 10 लीटर की तो बात है नहीं, करोड़ों लीटर पानी अचानक बढ़ता और कम कैसे हो जाता है? सोचो। एग्जैक्टली, ये सब करते हैं हमारे चंदा मामा। ये क्या बात कर रहे हो सर? सच्ची में ये देखो, ये हमारा अर्थ है बच्चों, और अर्थ के अराउंड क्या होते हैं? जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करते हैं? घूमते हैं, मालूम है ना? व्हाट इज सैटेलाइट बच्चों? व्हाट इज सैटेलाइट? वेरी गुड, ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ऐसी कोई भी चीज जो अर्थ के अराउंड घूमती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? झांकते रहना। यस, समझ आ रहा है? जैसे आप लोग को पता होगा ना, महादेव और पार्वती जी के जो सुपुत्र है कार्तिकेय और गणेश जी, तो इनके बीच एक बार ये चला था, ऐसे बोलते हैं, मैंने युद्ध नहीं, कॉम्पिटिशन, स्पर्धा, हाँ, कि कौन सबसे महान है, पूजनीय। तो फिर उनका ऐसा कहा गया कि जो सभी देवी देवता के दर्शन, सभी मंदिरों के दर्शन करके आ जाएगा चक्कर मार के, तो वो सबसे महान रहेगा। तो अब हमारे गणपति बप्पा तो गोलू मोलू है, कार्तिकेय जी तो उड़ पड़े बुर्र करके दर्शन करने फटाफट सभी ब्रह्मांड में। हमारे गणपति बप्पा तो आप जानते हो, मोदक खाओ मस्त रहो, मोदक खाओ मस्त रहो, तो वो तो नटखट प्यारे से बोले से मोटू से, तो वो क्या करे? तो उन्होंने क्या किया फिर? हाँ, वो पार्वती जी और महादेव जी के ही चक्कर काटने लगे, गोल 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 गोल। बोले क्या कर रहे हो? तो आप ही मेरे लिए पूछे नहीं। वेरी स्मार्ट है ना, वेरी चालाक ब्रो। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अभी हमारे कार्तिकेय जी, सपोज हमारे कार्तिकेय जी अर्थ का चक्कर अगर काट रहे, अगर हमारे कार्तिकेय जी अर्थ का चक्कर काट रहे, तो अकॉर्डिंग टू साइंस वो क्या हुआ? हाँ, वैसे तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है पर एक एग्जांपल। तो जो भी चीज, हाँ कार्तिकेय जी भगवान ने ध्यान रखना, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड घूमता है, धरती के अराउंड कोई भी चीज जो घूम रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं? 2 टाइप। कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं? 2 टाइप, एक नेचुरल और एक मैन मेड, मतलब जो हमने बनाई। हमने मतलब ऐसी गलती हमसे सपने में भी नहीं हो सकती। साइंटिस्ट वो अय्यर ने बनाई है, जो अय्यर ने बनाया वो क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। समझ हो ना? अय्यर है, हाँ ठीक है बराबर। तो जो साइंटिस्ट लोग ने बनाया और अर्थ के अराउंड घूम रहा है वो सैटेलाइट, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। देखो ना, मून भी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तो मून भी सैटेलाइट है, लेकिन मून को हमने बनाया क्या? नहीं, मून को हमने सिर्फ मामा बनाया बस, मतलब सच्ची में मामा बनाया, चंदा मामा बोलते ना। लेकिन मून क्या है बच्चों? नेचुरल सैटेलाइट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, अब ये मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। अब अर्थ और मून भी तो 2 ऑब्जेक्ट है, और हमने ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा? देखो, F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। मतलब जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा है? अब यहाँ पे देखो, अर्थ इतना बड़ा मास है, समझ रहे? अर्थ कितना बड़ा मास है, देखो इतना बड़ा मास है, और मून भी एक बड़ा मास है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ भी बड़ा है, मून भी बड़ा है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो दोनों एक दूसरे को खींच पा रहे क्या? नहीं खींच पा रहे। क्यों? अर्थ भी एक ऑर्बिट के ऊपर घूमता है, मून भी एक ऑर्बिट के ऊपर घूमता है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन एक चीज है जो बंधी हुई नहीं है, क्या है वो? वाटर। अर्थ सरफेस पे 71% वाटर। समझ में आ रहा है? धरती पे बोलते 70% से ज्यादा पानी है, इसीलिए आपको धरती कैसे दिखाई देती है? ब्लू बनाते हैं उसको। समझ में आ रहा है? तो देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, समझो ये अर्थ का वो वाटर सरफेस है, ये क्या है बच्चों? अर्थ का वाटर सरफेस। अभी मून अपने ऑर्बिट पे, अर्थ अपने ऑर्बिट पे, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे काम करता है? इस पानी पे काम करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो वो मून क्या करता है? अर्थ के पानी को अपनी तरफ खींचता है, गेटिंग? और जहां पे वो पानी को खींचेगा, तो देखो ये शेप कैसे हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा। नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। बस देखो ये ना, फोर्स ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब पानी है ना, पानी क्या हो जाएगा? उठ जाएगा उस तक, ऊपर आ जाएगा पानी। सोचो, समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है, कितना कमाल का फोर्स है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग?
तो इधर जितने एरिया देखो, यहाँ पे जितना एरिया इधर, वहां सब जगह क्या हो जाएगा, हाई टाइड आ जाएगा। ज्यादा पानी आ जाएगा बोलने का तो बोल रहे सूखा अकाल पड़े, कैसे कैसे पानी ऊपर लेके जाएंगे, मतलब आकाश लोक में नहीं ले जाते, सिर्फ लिफ्ट कर रहे। मैंने बल्टी को उठाया, इसका मतलब बल्टी आकाश लोक में नहीं गया, सिर्फ जमीन से उठा बस। समझ में आ रहा है मैं क्या हो रहा हूँ? ये पंडित जी सब तुझे तो समझे होगा मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल समझो कि मैं आपको पकड़ाऊं और उधर से भी कोई पकड़ा है, लेकिन मेरे से आप छूट गए, आपका टी शर्ट मेरे हाथ में, तो अगर कोई वहां से खींचेगा तो टी शर्ट को मैं खींचूंगा ना, तो टी शर्ट पहले फ्लैट था लेकिन कैसे फूल गया, तो टी शर्ट थोड़ी मेरे हाथ में रह जाएगा और आप बोलोगे आप तो रहोगे ना वहाँ पे, लेकिन हाँ देखो करके बता रहे हो, बताओ बेटा। हाँ तो टी शर्ट कैसे हाथ में आके स्ट्रेच हो गया, तो ये पानी ना, पानी ऐसा उठ जाता है, समझ रहे क्यों उठ जा रहा है, क्योंकि ये दोनों के बीच में क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सोचो ग्रेविटी कितना पावरफुल है, हम लोग समुद्र के पानी को झेल भी नहीं पाते, अगर हमें हमारे ऊपर पानी आता है तो हमको बहा के लेके जाता है। अरे हमको क्या टाइटैनिक को बहा दिया उसने, समझ में आ रहा है, मतलब वो कितना ज्यादा पावरफुल, लेकिन उस पानी को भी कौन अट्रैक्ट कर रहा है, इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अभी भी एक सवाल है, अभी भी एक सवाल है, एक जगह पर एक दिन में 2 बार हाई टाइड आता है। हाई टाइड मतलब पानी का लेवल बढ़ जाना, जब बड़ी बड़ी वेव्स आती है तो उसको बोलते हैं हाई टाइड, और जब पानी का लेवल कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं लो टाइड। तो यहाँ पर क्या बना, हाई टाइड, यहाँ पे भी हाई टाइड बन रहा है। कैसे कैसे यहाँ पे हाई टाइड बन रहा है, देखो अर्थ ऐसे था और ये हमारा पानी था पहले, लेकिन जैसे मून इस तरफ आया, मून ने इस पानी को अट्रैक्ट किया, तो क्या हो गया बच्चों, इसका शेप कुछ ऐसा हो गया, गेटिंग। तो यहाँ देखो ये 2 जगह पे पानी कम हो गया, कुछ समझ में आ रहा है। मैं 4 पोजीशन दे रहा हूँ यहाँ पे, सपोज A B C D, तो देखो C और D पे क्या है, हाई टाइड है, ज्यादा पानी आ गया, और B और D पे क्या है, लो टाइड है, वहां पे कम पानी हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि चलो C पे आया हाई टाइड तो भी समझ सकते हैं कि वहां पे मून है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो पानी थोड़ा सा लिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे कैसे आया हाई टाइड, बताओ यहाँ पे हाई टाइड कैसे आ रहा है। ये साइड पे ग्लास में मैंने पानी भरा, ग्लास को खुला रखा, रस्सी से बांधा, घुमा रहा हूँ, पानी क्यों नहीं गिर रहा है, घूम रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी क्यों नहीं गिर रहा है, और एक कारण है क्यों नहीं गिर रहा है, नहीं क्यों नहीं गिर रहा है, सोचो सोचो, ग्लास में पानी भरा है हमने कुछ भी, और इसमें पानी भरा है, तो ये घुमा रहे हम इसको, तो पानी यहाँ से क्यों नहीं गिर रहा है। हाँ ना 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 ऐसा नहीं, ऐसा ग्लास घूमते घूमते ऐसे भी तो आ रहा है ना एक पोजीशन पे, तो यहाँ से क्यों नहीं गिर रहा है, लेकिन गिरना चाहिए ना, खुला है तो गिरना चाहिए। मुझे मैं बताता हूँ इसका आंसर, कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन करती है कितने टाइप के फोर्सेस लगते हैं उस पर, 2 टाइप के, कौन कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, एंड वन मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अब वो ग्लास घूम रहा किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन जो पानी है ना अंदर वो कौन सा मोशन कर रहा है, उसको बाहर जाना है, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, ये वाटर को पीछे से बाहर जाना है, लेकिन वो जा पा रहा है क्या, पीछे से क्लोज है ना। अब तुम लोग एक काम करना, पता है यहाँ पे धागा बांधना और यहाँ ही पानी भरना, फिर घुमा के देखो, जो तुम बोल रहे हो घूम रहा है इसलिए नहीं गिर रहा है, ऐसे करते ही गिरेगा धड़ाम से। हाँ बांध सकते हैं ना धागा वागा, टेप लगा के, छेद के बिना भी साइड से भी तो बांध सकते हैं। ए मेरा क्वेश्चन समझा, अगर तुम बोलते हो घूमने की वजह से नहीं गिर रहा है, तो मैं ग्लास को ऐसे लेता हूँ इस बार, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे धागा बांधता हूँ, इसको टेप से टाइट कर देता हूँ, और पानी भरो ऐसे करके, और ऐसे करके घुमाओ, नहीं गिरेगा, 100% गिरेगा, नहीं ऐसे करके घुमाना ही चालू करोगे तो गिरेगा, 1 ही सेकंड में गिर जाएगा। तो क्यों गिर रहा है, बिकॉज जब हम कोई चीज को घुमाते तो उसमें 2 फोर्स लगता है, एक फोर्स जो सेंटर की तरफ जा रहा है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स जो सेंटर से दूर जा रहा है जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ग्लास घूम क्यों रहा था, सेंट्रीपिटल, लेकिन पानी क्यों नहीं गिरा, सेंट्रीफ्यूगल, ये पानी पीछे से बाहर जाना चलता है, पर पीछे से लॉक है, तो वो क्या होता है, दीवार को जाके से चिपक जाता है ग्लास को आके, और पानी गिरता नहीं है। अब समझ में आ रहा है ये क्यों फूला, जब ये अर्थ घूम रहा है बच्चों तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लग रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है, कुछ समझ में आया। अब सपोज मून यहाँ के बदले यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो कौन कौन से पोजीशन पे हाई टाइड आएगा, बी एंड डी पे, तो बी पे हाई टाइड आएगा और किधर हाई टाइड आएगा, डी पे हाई टाइड आएगा, समझ में आ रहा है। और लो टाइड कहाँ पे आएगा, ए एंड सी पे। मतलब हमारा जो यूनिवर्स है कितना अमेजिंग है ना, सोचो इतने बड़े विशाल समुद्र को जिसको पार करने के लिए राम जी को भी सेतु बनाना पड़ा, समझ, वो क्या नहीं कर सकते थे, समझे, सिर्फ एक ही हनुमान जी थे जो एक छलांग में पार कर गए। वैसे पंडित जी तो बहस भी नहीं कर सकते, बट वो छलांगी था, उनको बोला था कि एक छलांग मारे तो पार कर गया। क्या बोल रहे, मतलब क्या, हाँ तो पवन पुत्र थे ना इसलिए, लेकिन
किसी का नाम है क्या? हाँ ठीक है, लेकिन समझा, गेटिंग समझा? तो कमाल तब होता जब आपका नाम हनुमान होता, तो अच्छा होता ना एकदम। ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा छलांग मारा था, उनको ऐसा कहा जाता है कि एक छलांग में उन्होंने पूरा समुद्र पार किया था। पर समुद्र भी तो देखो ना छोटा ही था ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच का। असली और समुद्र तो कितना विशाल है, उतने बड़े विशाल। हाँ हाँ, मतलब कौन? हाँ मतलब ऐसा बोलना जाता है कि वो इतने पावरफुल थे कि उन्हें एक छलांग मारे तो उस तरफ पहुंच गया, उड़ के गया। ऑफ कोर्स छलांग मतलब उड़ना ही हुआ ना, लेकिन ऐसे बोलते कि उन्होंने एक छलांग मारा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इतने विशाल समुद्र को भी एक चांद अपनी तरफ खींच रहा है। समझ में आ रहा है? तो चांद को आंडू पांडू मत समझो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये समझ में आया बच्चों? हाई टाइड लो टाइड पक्का 100%। चलो रेडी, न्यूमेरिकल करें? मजा आता है न्यूमेरिकल करने को? आपको अपने आप को साइंस में बेस्ट करना है तो न्यूमेरिकल से प्यार करो। समझ में आ रहा है? रेडी? चलो टेक्स्ट बुक बंद करो, सब लोग टेक्स्ट बुक बंद करो, देखते हैं कौन फास्ट करता है। आज और भी कमाल की चीजें पढ़ेंगे, देखना मजा आएगा। आज तुम लोग को मैं गलत साबित करूंगा बार बार। पहले तुमसे कुछ पूछूंगा, फिर तुमको कंफ्यूज करूंगा, फिर तुम गलत आंसर दोगे, फिर उसको राइट करूंगा। मजा आएगा। क्या हुआ जेम्स? टेक्स्ट बुक बंद किया बच्चों सबने? ये है एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 7 पे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए सब लोग। रेडी? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। कल हमने विराट और महेंद्र का एक क्वेश्चन किया था, 2 क्वेश्चन किया था। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? उन दोनों के बीच का फोर्स निकाला था। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया था? महेंद्र जिस बेंच पे बैठा है उस बेंच को हमने क्या एज्यूम किया था? फ्रिक्शनलेस। फिर हमने फाइंड किया था कि महेंद्र विराट की तरफ कितने स्पीड से आगे बढ़ रहा है, याद आ रहा है? और उसमें हमने 1 सेकंड बाद का स्पीड निकाला था, राइट? अब आज का क्वेश्चन सुनो, महेंद्र से रिलेटेड ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जांपल। अब महेंद्र का वेट याद है किसी को? 75 केजी। तो अगर महेंद्र का वेट 75 केजी है तो उसके ऊपर अर्थ का कितना फोर्स लग रहा है? अब हम विराट को एज्यूम नहीं कर रहे, हम क्या सोच रहे हैं? महेंद्र जो बेंच पे बैठा हुआ है तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स महेंद्र के ऊपर पड़ रहा है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन। हाँ अच्छा, महेंद्र का मास है, लेकिन हमको क्या बोला उन्होंने? अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर पिछले क्वेश्चन जैसा महेंद्र और विराट दोनों का मास नहीं दिया, लेकिन इस बार पूछा क्या है? किसके बीच का फोर्स पूछा है? अर्थ और महेंद्र का। तो एक मास किसका लोगे और एक मास किसका लोगे? समझ में आया कुछ लॉजिक? व्हाट इज आस्किंग व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र ड्यू टू अर्थ। अर्थ की वजह से महेंद्र पे कितना ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद का भी फोर्स निकाल सकते हो कि आपको धरती कितने फोर्स से खींच रहा है नीचे। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? आपको सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा? यू हैव टू पुट योर मास हियर। बस आपको अपना मास यहाँ पे डालना है। जैसे अभी सपोज इफ आई एम कैलकुलेटिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू पुट 84 kg। अभी नासा कैलकुलेट करेगी, शी विल पुट 100 ग्राम्स। रेडी? तो सब अपना अपने 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 हिसाब से करेंगे। ज्यादा हो गए? चलो 200 ग्राम्स यार, तुम भी क्या करेंगे? ठीक है ओके। तो यहाँ पे जी मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वी नो द वैल्यू ऑफ जी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी? 6.673 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पंडित जी वाज लाइक नहीं, ही वाज लाइक ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है वैसा? नहीं 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 नहीं, बहुत लोग बोल रहे थे, इससे तो शौक भी था कि इनको आया कैसे। ठीक है अच्छा, लेकिन देखो इसमें हमको स्मॉल एम पता है। स्मॉल एम कितना है? 75 केजी। बट 2 चीजें आपको नहीं पता है, कैपिटल एम और कैपिटल आर। लेकिन आपको एक कैपिटल एम क्या है बच्चों? अर्थ का मास है, अर्थ का वजन है, एक्चुअल वजन। और कैपिटल आर क्या है? डिस्टेंस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोले। ये देखो ये अर्थ है यार, रिंग डालना चाहिए था। पॉज कर तो बेटा जरा तुम्हें। रेडी? चालू किया आपने? हाँ। अब देखो यहाँ पे कैपिटल एम मतलब क्या है बच्चों? कैपिटल एम मतलब क्या है बताओ? इसको हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ अर्थ, अर्थ का वजन बच्चों। इसके बाद देखो कैपिटल आर क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज कि ये हमारा अर्थ है, देखो ये हमारा अर्थ है सपोज, तो इसका सेंटर से जो रेडियस है ना उस कितना देखो 6.4 into 10⁶ मीटर्स है। मीटर्स में अंदाजा लगाना थोड़ा आपको चैलेंजिंग लग सकता है, तो इसको कन्वर्ट करते किसमें? सेंटीमीटर में। 10⁶ मतलब क्या? कितने नंबर्स हमारे पास है एक्स्ट्रा? 6। तो मैं 6 नंबर ले सकता हूँ ना। तुमने देखो 1 2 3, अच्छा 5 लिया हमने, मतलब इतना कम कैसे हो सकता है? देखो यहाँ पे वो पॉइंट क्या, देखो यहाँ पे 6 डिजिट से हमारे पास 6, मतलब पॉइंट के बाद के 6 नंबर को मैं बड़ा कर सकता हूँ। देखो 6 हुआ 1, ये 4 को हमने 1 बड़ा किया, 2 3 4 5 6। अब इसको किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? 1000 से। क्यों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर मतलब ऐसे अंदाजा लगाओ, यहाँ से दामन का नाका है ना, वो लगभग 1 सवा किलोमीटर है। समझ में आ रहा है?
तो ये देखो ये कितना किलोमीटर है देखते हैं, तो 1000 से डिवाइड करो, 3 कट तो कितना है देखो 6400 किलोमीटर। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप महाराष्ट्र से यूपी जाते हो ना तो 1400 किलोमीटर, सिर्फ 1400 मतलब 1400, समझा? पैदल जाओ, गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाओ बेटा, ट्रेन से मैं बता रहा हूँ, ऐसे बाय रोड ऐसा। तो देखो यहाँ पे 6400 किलोमीटर का रेडियस है, तो टोटल डायमीटर कितना हुआ? बोलो ना कितना हुआ? 12,800। मतलब हमारा अर्थ कितना बड़ा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये तो सिर्फ इसका रेडियस और डायमीटर, इसका वजन देखो, वजन कितना है, वेट 6 × 10⁻24 kg। मतलब कुछ समझ पा रहे हो? अगर मैं जीरो लगाना चालू करूँ तो कम से कम मुझे 30 सेकंड लगेगा जीरो लिखने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24। हाँ वो समझ लेंगे। इतना किलो का हमारा अर्थ है, समझ में आया? इतने किलो का गेटिंग, हमारे अर्थ का वजन समझ में आ रहा है कितना डिफिकल्ट है? इसको हम पे भरोसा नहीं। ये गिन रहे लेकिन ये इल्यूजन जैसा ना, आप यहाँ तक पहुंचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जीरो गिन रहे थे, है ना? हाँ। गिने आप द गर्ल्स। ओके, गेटिंग समझ में आया? ये हमारे अर्थ का वजन है और ये हमारे अर्थ का रेडियस है। चलो अब सॉल्व करें क्वेश्चन बच्चों। आप उसको टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन करते पहले, लेकिन उसमें टाइम स्पेंड होगा फिर वो भी करेंगे। ओके, तो ये बच्चों ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। ये हर क्वेश्चन में आपको दिया नहीं रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो अभी याद करो, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ? 6 × 10⁻24 kg। नहीं तो क्या होगा, क्वेश्चन हमको आता है लेकिन हम लोग ये वैल्यू भूल कर बैठ बचेंगे। कभी कभी वो देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं देते क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यूज है ना। तो मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। मीटर्स में, हाँ ठीक है। अच्छा, मास ऑफ महेंद्र कितना दिया था बच्चों? मास ऑफ महेंद्र, वेरी गुड। मास ऑफ महेंद्र स्मॉल एम कितना दिया? 75 kg। देखो ये भी केजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अभी हमको जी का वैल्यू भी पता है। जी का कितना होता है? 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखो, मास केजी में होना चाहिए, दोनों मास केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। जो डिस्टेंस ऑफ मीटर में होना चाहिए तो डिस्टेंस मीटर में इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो हमको टू फाइंड क्या करना है बच्चों? टू फाइंड ग्रेविटेशनल बिटवीन, बोलो, महेंद्र, वेरी गुड, एंड अर्थ। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? बोलिए बोलिए। F = कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r²। समझ में आ रहा है? चलिए वैल्यू डालते क्या बच्चों? रेडी आप लोग? चलो, तो F ऐसे रखा। अब G के जगह पे क्या आएगा? 6.673 × 10⁻11। अभी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशंस के लिए, तो थोड़ा सा सब लोग अलर्ट मोड पे रहिए, ठीक है। कैपिटल M का वैल्यू क्या है? कैपिटल M का मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁻24 इंटू स्मॉल m का वैल्यू कितना है? 75। अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा, देखो मैंने बताया कैपिटल M मतलब क्या है, R मतलब क्या है, स्मॉल m मतलब क्या है, देखो लिखा है यहाँ पे। तो आपको भी सब चीज डिफाइन करना है। आप जो भी लेटर्स यूज करेंगे आपको बताना पड़ेगा वो क्या है बेटा, जागते रहना, ठीक है। ओके, तो R के जगह पे क्या लिखोगे बताओ? R के जगह पे रेडियस ऑफ अर्थ कितना है बेटा? 6.4 × 10⁻6 और उसका रेडी। अगर हम बुक में इसको देखेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया है, बट हम इसको सॉल्व करते कैसे करते वो देखते हैं। तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए? पहले 10⁻² वालों को सबको एक साइड ले जाते, सबको एक साइड रखते ताकि नंबर्स क्लियर हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ हाँ करेंगे ना, इससे साइड में ले रहा हूँ। देखो और क्या बचा है? 6 और क्या बचा है? 75। नीचे बताओ क्या आएगा? 6.4 × 6.4। ये कैसे है? स्क्वायर है ना बेटा, तो 6.4 दो बार मल्टीप्लाई होगा। और ये क्या हो जाएगा? 6 2 12। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे 10⁻n है, और अगर m है ऐसा ब्रैकेट में, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 10⁻n × m। तो देखो 6 2 क्या हो गया? 12। अच्छा ऊपर का देखो क्या है? 10⁻11 × 10⁻24 है ना। अब इसका रूल क्या है? देखो यहाँ पे a⁻n × a⁻m है। अगर बेस सेम है तो एक बार लिखो, और मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या करना होता है? प्लस। और अगर बीच में डिवाइड होता तो ऊपर क्या करते बच्चों? माइनस। अब यहाँ पे देखो 10 10 सेम है तो एक बार लिखो, बरोबर है। ऊपर अब देखो मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या होगा? प्लस। तो क्या आएगा बताओ? -11 + 24। माइनस प्लस 24 में से 11 क्या? 13। 10 क्या आएगा? 13। बड़ा नंबर कौन सा है? 24, तो +13। ठीक है, अभी डालो +13 चलेगा, नहीं लिखोगे तो। प्लस नहीं लिखते तो चलता है। लेकिन एक और चीज, ये 10⁻12 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? × 10⁻−12। ये भी रूल है इंडेक्सेस का, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों। 10⁻4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10⁻−4। 1/10⁻5 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? 10⁻5। अच्छा अब इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, देखो इजीली।
देखो 10 सेम है, बरोबर है, 10 सेम है तो एक बार लिखो, बीच में मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या आएगा प्लस, तो कैसे लिखेंगे 13 प्लस, लेकिन 12 के साथ क्या है बच्चों -12, तो प्लस माइनस क्या हो गया 13 माइनस 12 कितना है, मतलब 10 क्या आया, समझ में आया, पावर का आराम से कर लिया हम। चलो अब इसका कुछ जुगाड़ करते हैं, इसको क्या करें, तो इसका भी ट्रिक देखो ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट क्या देख नंबर बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पॉइंट का देख नंबर बढ़ा के इसको 64 करो, देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, ऊपर लिखता हूँ 64 इंटू 64, क्या किया पॉइंट क्या, एक एक नंबर इंक्रीज किया, तो ऊपर भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैंने नीचे टोटल कितने नंबर इंक्रीज किए पॉइंट क्या, 2, एक इधर, तो ऊपर भी क्या करता हूँ 2, 6 6 7.3 इंटू 6 इंटू 75, यहां तक समझा किसी को, देखो बच्चों ध्यान से, अभी नीचे ना पॉइंट के बाद एक नंबर इधर था, एक नंबर इधर था, तो टोटल पॉइंट क्या कितने नंबर थे, 2, तो मैंने क्या किया दोनों को बड़ा कर दिया, तो ऊपर भी मैंने क्या किया 2 नंबर के पॉइंट बड़ा कर दिया, देखो 6.67 था तो 2 पॉइंट के उधर कर दिया 2 नंबर, तो 667 हो गया, तो 100 नंबर की बात पढ़ हाँ क्योंकि नीचे भी 2 नंबर आगे बढ़ाया ना मैंने। अच्छा देखो ऐसे समझा दो, 7.864 है और नीचे 12.3 है, तो अगर मैं नीचे 12.3 कर दूंगा मतलब 1 2 3, तो ऊपर क्या आएगा 78.64, क्यों मैंने एक नंबर बड़ा किया, तो ये भी एक ही नंबर बड़ा कर सकते थे, समझ आ रहा है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट कब होता, अगर यहाँ प्लस होता, तब ये जो भी कुछ किया ना ऐसा कुछ नहीं कर पाते, क्यों, मैंने क्या बोला प्लस माइनस मतलब बाउंड्री है, अब आप इसको ऊपर नीचे कुछ नहीं कर सकते, ऊपर अलग सॉल्व करो, नीचे अलग सॉल्व करो, लास्ट में डिवाइड करो, समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे साथ क्या था बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई था क्या ठीक है वो अभी नींद में, ओके एक कमाल की चीज बताओ तुमको, ये स्टेप डायरेक्ट मिटा दो अब चलेगा, ये इसका डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁻1, नहीं तो यहाँ पे देखो ये स्टेप है ना, तो ये 10⁻12 है ना, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा इंटू 10⁻⁻12, और इन सबको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा 10⁻1, समझेगा ना, अभी समझाया था वो अलग से, नितिन समझ रहे हैं, मेरे को पता है थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना अलग लग रहा है मतलब अलग कर रहे, नया कर रहे, इससे अलग लग रहा है, अब ये 1 को भी मैं यूज कर लेता हूँ 3 को बड़ा करने के लिए, देखो मेरे पास एक 0 है एक्स्ट्रा, तो एक नंबर ये भी बड़ा कर लेता हूँ, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 6673 इंटू 6 इंटू 75 अपॉन 64 इंटू 6, हाँ समझा कैसे किया, दो डिजिट्स मैंने यहाँ से बढ़ाए और एक डिजिट जो 10 का बचा था उसको बढ़ा के ये भी खत्म कर दी, समझ में, हाँ वही बोल रहा देखो ना 7.3 था, लेकिन आगे 10⁻1 था ना, मेरे पास एक उधार था वो मैंने यूज कर लिया और इसको भी आगे कर दिया 6673 कर दिया, ना नहीं थी जरूर पर इनको समझने के लिए लिखा, अब इसको डिवाइड करना है बच्चों, सब पॉइंट्स हट गया, सब 10 वाला हट गया, अब इसको डिवाइड करना है, अब सोचो कौन से टेबल में जाएगा, हाँ बोलो, ये 8 के टेबल में जाएगा, लेकिन ऊपर भी तो कोई टेबल में जाना चाहिए, 8 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 8 के टेबल में 6 नहीं आएगा, 8 के टेबल में 5 नहीं आएगा, हाँ देखो बच्चों सुनो ध्यान से, जब भी हम कट करते हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, ऊपर और नीचे दोनों के नंबर एक ही टेबल में जाने चाहिए तभी कट होगा, समझ में आ रहा है, 2 के टेबल में सिर्फ 6 जा रहा है बस, है ना, 2 के टेबल में सिर्फ 6 जा रहा है, तो उसको करना है तो कर लेते, चलो देखो 2 3 2 2 बस आगे, अब कुछ भी कट नहीं हो रहा है, अब क्या लगता है इंटू करके दोनों नंबर को इंटू करके फिर बहुत बड़ा नंबर आएगा उससे डिवाइड करें, क्या लगता है नहीं मतलब देखो इसलिए आपके बुक में डायरेक्ट आंसर दिया, उन लोग इतना टफ लेवल कैलकुलेशंस नहीं देते आपको एग्जाम में भी, क्योंकि मैं बोला ना 11 के बाद आपको लॉग आता है, लेकिन अपन ट्राई करते ना मजा है, क्या जाता है, चलो रेडी ट्राई करते हैं, चलिए तो अब मेरे पास क्या क्या है 6673 मल्टीप्लाई बाय क्या है बच्चों 3 है, चलो बोलो 3 3 3 7 बोलो फटाफट बोलो बेटा, कैलकुलेशन इसको ऐसा गेम खेलते ना तब तक कैलकुलेशन ऐसा, 3 7 21 1 कैरी 3 6 प्लस 2 3 6 18 प्लस 2 20 बराबर है, चलो अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 75, रेडी बोलिए बेटा फटाफट मेरे साथ बोलिए, 5 9 5 1 प्लस 4 5 0 5 0 5 2 7 9 7 1 प्लस 6 7 0 0 प्लस 1 1 7 0 0 7 2 14, कितना आया 5 12 4 1 0 5 1, कितना है 1 5 0 1 4 2 5 डिवाइड बाय, अब इनको भी करना है मल्टीप्लाई, रेडी, मेरे को पता है आपके लिए चैलेंजिंग है इसलिए बुक में दिया ही नहीं, डायरेक्ट उन्होंने आंसर, पर एक बार करते तो टाइम पास नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे नहीं। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करना है 64 इंटू 32, 64 इंटू 32 कैसे मौसी, बढ़िया, पॉज करो बेटा, मैं बाहर गया था, कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व किया, आई एम प्राउड ऑफ देम, नीचे डिनोमिनेटर में कितना आया 2048
और इन दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना है 733 न्यूटन। मैं फिर से बता दूं, इतने लेवल का कैलकुलेशन आपको 10th में नहीं देंगे, इसलिए नहीं बोल रहा कि ये टफ है, लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इतना 3 मार्क्स के लिए इतना टाइम का क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। आपको 11th-12th में इससे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, पर मैंने क्या बोला, वहां पर आपके पास एक होता है लॉग बुक बोलते हैं उसको, उसके से कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है, उसमें एक टेबल होता है जिसके वजह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है 733 न्यूटन। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आया? तो कितने फोर्स से वो गिरेगा महेंद्र, मतलब महेंद्र के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 733 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, कल के जैसे ही है, उसमें याद है हमने क्या निकाला था, अगर महेंद्र के बेंच का फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो महेंद्र किस वेलोसिटी के साथ विराट की तरफ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को छोटा सा ट्राई करेंगे, सेम टू सेम वही मेथड है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट व्हाट विल बी महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ इट्स फॉलिंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अगर महेंद्र है धरती पे गिरना शुरू हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड बाद क्या होगी। अब मुझे बताओ वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पढ़े थे ना हम लोग कल, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब फिर से उसने स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम कितना दिया है, मतलब ले दे के आपको क्या निकालना है, और a के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू a। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी कर लेंगे आप लोग, क्योंकि हमने कल किया था ना। बुक मत खोलना प्लीज। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझा मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, महेंद्र है, ये अर्थ है, उनका क्वेश्चन ऐसा है कि महेंद्र अगर अर्थ पे गिर रहा है, समझ में आ रहा है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो 1 सेकंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी। अब स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब जब उसने गिरना चालू किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितना मिलेगा, हमेशा आपको 0। टाइम कितना दिया है 1 सेकंड, मतलब ले दे के आपको क्या चाहिए, a चाहिए। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, फोर्स अपॉन m इज इक्वल टू a, करेक्ट है। अब मुझे बताओ फोर्स किसका, फोर्स अर्थ का नहीं, अर्थ और महेंद्र के बीच का। जब हम लोग महेंद्र और विराट वाला क्वेश्चन करते तो देखो उन दोनों के बीच का फोर्स लिया था, तो अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया व्हाट इज द फोर्स बिटवीन महेंद्र एंड अर्थ। वेरी गुड, तो एफ का वैल्यू आपको कितना मिला था 733 न्यूटन, और मास कितना है महेंद्र का 75 kg। तो देखो ए का वैल्यू निकालना कितना आसान है, बताओ क्या आएगा 733 अपॉन 75। डिवाइड करते फटाफट बच्चों, चलिए डिवाइड करते। देखो 73 75 में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं पूरा लेते हैं। अब एक कमाल की चीज देखो, 75 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 750 हो जाएगा, जो थोड़ा सा ही बड़ा है, मतलब मुझे क्या लगने वाला है 9 सा। वेरी गुड, तो 9 से करो 75, 9 सा 9 5 सा 45, 9 7 सा 63 प्लस 4 67। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन के वजह से थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन ये उससे ज्यादा इजी। तो कितना आ रहा है बताओ, 673 3 में सॉरी 675, 13 में से 5 गया, हाउ मच इज लेफ्ट 8, बराबर है। 12 हो गया, 12 में से 7 गया, हाउ मच इज लेफ्ट 5, 6 में से 6 गया 0। देखो नंबर्स खत्म हो गए, 58 75 से छोटा है, क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, बिल्कुल पॉइंट, और फिर क्या आएगा 0। अब बताओ क्या करना चाहिए, 70 का टेबल पढ़ते हैं, 75 छोड़ दो, 7 का टेबल पढ़ सकते हो, 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, मतलब 8 के आसपास जाएंगे तो यहाँ पहुंच सकते हैं, राइट। चलो चेक करते हैं, 75 इंटू 8, 8 5 सा 40, 8 7 सा 56 प्लस 4, थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू टेक 75 into 7, 7 5 सा 35, 7 7 सा 49 प्लस 3, दिस विल वर्क है ना, 5 25। बताओ कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 0, करेक्ट है। ओके पॉइंट है, हाँ कहाँ पे, इधर 1 कैरी किया ना बेटा, इधर क्या बोले समझा नहीं मेरे को। अच्छा ये बरोबर है ना, ओके चलो, तो हमने कितने का लिया था 7 जा, बरोबर है। अभी देखो पॉइंट है तो वी कैन पुट 0, फिर से यही नंबर लेना पड़ेगा ना, 7 जा, क्योंकि 8 जा तो 600, फिर 7 जा, तो बस पॉइंट का 2 नंबर ले रहा हूँ। तो ए का वैल्यू कितना मिला बच्चों 9.77, समझ में आया। लेकिन ये फाइनल आंसर है क्या, हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी निकालना है, समझ में आ रहा है, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। अच्छा एक्सेलरेशन का यूनिट बताओ, देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास है, फोर्स मतलब न्यूटन, मास मतलब, या तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस किस में होता है मीटर, टाइम किस में होता है सेकंड स्क्वायर, तो ये भी आप लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आया समझा, पक्का, किसको किसको समझा, हाँ ठीक है। तो जिसको नहीं समझा उनके लिए देखो बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी,
मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नीचे एक और टी है, टी के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन टी। तो क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। डिस्टेंस किस में होता है? मीटर। टाइम किस में होता है? ठीक है, चल हाँ वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना? ए कितना? टी कितना? देखो आया ना आंसर। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, प्लस 0 करें तो 9.77 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ये इजी था ना? क्या वेलोसिटी पूछा है कि वेलोसिटी कितना होगा 1 सेकंड के बाद। तो महेंद्र देखो कितने स्पीड से गिरेगा 1 सेकंड के बाद? 9.77 मीटर। देखो इतना लगभग 1 मीटर है, मतलब 1 सेकंड में 9 मीटर्स गिरेगा वो। समझ में आ रहा है वर्ड आई एम सेइंग? पक्का 100%। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये डस्टर है, ये ऐसे गिरा तो इसमें क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ। अच्छा देखो इसमें स्पीड आया, मुझे एक बात बताओ, स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सेम है। आर यू श्योर बढ़ रहा है? कैसे मालूम? नहीं मेरा क्वेश्चन समझा? देखो मैंने अगर इसको छोड़ा ऐसे, तो जब ये धरती की तरफ आ रहा है तो उसका स्पीड बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कैसे कह सकते इतने कॉन्फिडेंस से? कब नॉर्मल होगा? टच कर देगा। ओके, मतलब सब लोग एक सुर में बोल रहे कि ये गिरते वक्त इसका स्पीड बढ़ेगा। देखो ग्रेविटेशन खींच रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप समझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ? हाँ वही पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम स्पीड टच करेगा मतलब स्पीड बढ़ते बढ़ते टच करेगा कि कम होते होते? जैसे मैं कोई चीज को फेंकता हूँ, मैंने जब कोई चीज को फेंका तो उसका स्पीड कम हो रहा है, लेकिन वो चीज जब नीचे आएगी तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि कम होगा? सोच के बोलना, क्या रीजन है इसके पीछे? डबल हो या ट्रिपल हो, मतलब तुम सब बोल रहे हो बढ़ेगा। पक्का वही बोल रहा हूँ, बढ़ते रहेगा कि कांस्टेंट हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब तुम लोग ऐसा बोल रहे हो जितना धरती के नजदीक आएगा उतना स्पीड बढ़ेगा। क्या लगता है? तो राइट आंसर क्या है? मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं डिराइव करता हूँ, जरा देखते हैं क्या आता है। तुम लोग को तो भी कुछ अंदाजा लगाओ, कितने लोग को लगता है सेम स्पीड से गिरेगा? हाथ उठाओ। सेम स्पीड से गिरेगा, मतलब ऊपर से जितना स्पीड है उतना स्पीड से गिरेगा। कितने लोग को लगता है नहीं कम होगा सर, धीरे धीरे स्पीड कम होगा? ऐसा तो मैंने नहीं बोला, मैं सॉरी बोले को तैयार हूँ। हाँ मतलब सेम ही रहेगा। कितने लोग को लगता है बढ़ेगा स्पीड? किसी में तो हाथ उठा लो यार। हाँ बढ़ेगा स्पीड, क्या लगता है अभिषेक? सेम स्पीड रहेगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, स्पीड चेंज होना तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। स्पीड चेंज होने को क्या बोलते हैं? अब बहुत ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, और बहुत मस्त तरीका है। मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। टॉपिक का नाम आपके बुक में दिया हुआ है, यस नहीं बेटा, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, पेज नंबर 8। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अब ये देखो ये फैन में एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है? कल डिस्कस किया था ना, 0। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब स्पीड बढ़ेगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब स्पीड कम होगा। अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन। टॉपिक का नाम क्या है? अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से एक्सेलरेशन। ये क्या बात होगी? अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो, बड़ा मजा आएगा। कैसे फॉर्मूला निकालते हो एक्सेलरेशन का, पहले वो देखो। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन फोर्स का एक और फॉर्मूला हमको पता है, अभी यूज किया था। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक छोटा सा चेंज करो, ये देखो, मैं थोड़ी देर पहले बोला डस्टर को मैंने छोड़ा तो ये गिरा, तो इसमें एक्सेलरेशन हुआ। किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से हुआ। मैंने ढकला इसको, मैंने सिर्फ रिलीज किया तो ये गिरा, तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुआ? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन किसका? मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। अभी यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मार्कर है, करेक्ट है? देखो ये मार्कर है। अभी इसमें एक्सेलरेशन क्या है बताओ? अभी इसमें एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। लेकिन अब क्या है? चेंज हुआ। अर्थ की वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैंने उसको फोर्स लगाया। लेकिन इस केस में देखो ध्यान से, इस केस में एक्सेलरेशन मेरी वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ? तो टॉपिक का नाम क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे मैं चेंज क्या कर रहा हूँ? देखो, ए के बदले में क्या लिख रहा हूँ? स्मॉल जी। क्यों स्मॉल जी लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो मेरी वजह से नहीं है। किसकी वजह से? अर्थ के ग्रेविटी की वजह से। कुछ समझ में? सिर्फ ए को किससे चेंज किया? जी से। लेकिन इसका मतलब अभी भी क्या है? एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ग्रेविटेशनल, ये भी एफ का फॉर्मूला, ये भी एफ का फॉर्मूला, तो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? तो देखो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखो, कुछ कट हो रहा है क्या बताओ? क्या? वेरी गुड। देखो स्मॉल एम दोनों तरफ है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा? कट। तो देखो आपको फॉर्मूला क्या मिला, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला आपके सामने, कितने लोग फॉर्मूला को समझ पाते वो क्वेश्चन करता हूं। अगर धरती से डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा, धरती से डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि कम होगा? देखो फॉर्मूला आपके सामने, मैंने क्या किया, डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, अगर मैं धरती से ऊपर ऊपर जा रहा हूं तो मेरा एक्सेलरेशन बढ़ेगा कि कम होगा? कैसे समझेगा? फॉर्मूला देखो, ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्टेंस है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स प्रोपोर्शनल है? तो अगर मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? मतलब मैं धरती से जितना ऊपर जाऊंगा उतना स्लो गिरूंगा, और धरती के जितना नीचे आऊंगा, नजदीक आऊंगा, रेडियस जितना कम करूंगा, ये अर्थ है, मैं दूर हूं तो मेरा एक्सेलरेशन कम है। क्यों कम है? क्योंकि मेरा रेडियस बड़ा है, लेकिन मैं अर्थ के नजदीक हूं तो मेरा रेडियस छोटा है, और अगर रेडियस छोटा है तो एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब तुम लोग ने जो बोला था वो एकदम करेक्ट था। हम धरती के जितने नजदीक आएंगे उतना ज्यादा हमारा स्पीड बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा जब पैराग्लाइडर्स या फिर वो जो बंजी जंपिंग करते वगैरह करते, देखो जब उन लोग, सॉरी बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग जो करते, देखो तुम लोग ने ध्यान से देखा होगा जब वो प्लेन से कूदते तो एकदम रिलैक्स होते। क्यों ऐसा? क्योंकि उनको पता है हम धरती से सर्टेन हाइट पर है, और जब हमारा रेडियस ज्यादा है तो हमारे गिरने का स्पीड कम है। लेकिन जैसे जैसे वो धरती के नजदीक आते हैं उनके दिल की धड़कन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी वो पैराशूट खोलने में लेट हो गए तो बैंग धूम। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे वो धरती के नजदीक आएंगे उनका स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए वो सब बोल, देखो तुमने सुना होगा कार्टून से, पिक्चर्स में देखा होगा, वो एस्ट्रॉइड आता है तो आते आते धरती पे आग लग जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे धरती के नजदीक आता है उसका स्पीड क्या होता है? बढ़ता है। बढ़ने के वजह से फ्रिक्शन बढ़ता है, फ्रिक्शन की वजह से वो आग पकड़। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लेकिन इसमें कमाल की चीज तुमने नोटिस की, ये देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है मतलब गिरने की स्पीड, ये सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करती है। ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो पूरे यूनिवर्स में सेम है, कभी भी चेंज होगा? एम मतलब कैपिटल एम है, मतलब मास ऑफ अर्थ, ये चेंज होगा? मतलब इसके हिसाब से सिर्फ रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने ऊपर से आप चीजों को छोड़ रहे हो, उसके ऊपर स्पीड डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक डस्टर को और एक पेपर को मैं साथ में छोड़ू तो कौन पहले गिरना चाहिए? ये समझे नहीं तुम लोग टॉपिक। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला में कहीं पे भी स्मॉल एम है क्या? मास है, ऑब्जेक्ट का मास है, क्या है? जी है। जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबके लिए सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता। डस्टर के लिए भी जी का वैल्यू 6.67 × 10⁻³ और पेज के लिए भी उसका वैल्यू 6.67 × 10⁻³। तो जी से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या है? कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ, इसके लिए चेंज हुआ क्या? मास ऑफ अर्थ पेज के लिए चेंज हुआ क्या? तो वो भी सेम है। तो सर आर से फर्क पड़ेगा ना, लेकिन मैं दोनों को सेम हाइट से छोड़ूंगा। अगर मैं दोनों को सेम हाइट से छोड़ रहा हूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि दोनों साथ में ही गिरना चाहिए, दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। चलो चेक करते हैं साइंस को। ये पेन बंद करो बेटा, एक पेज दो मेरे को, फाड़ के एक पेज दो। ये बलिदान बोलेंगे सर ही गायब हो गए इनके। सुनो ध्यान से, नासा ने आज साइंस के लिए ये बलिदान दिया है। इसको हम सुनहरे अक्षरों में नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास सुनहरा पेन तो नहीं है, लेकिन हम इस वीडियो पे लाइक करेंगे नासा के लिए। सर ये लाइक करवाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। तुम लोग का फैन तो चालू कर लो। अच्छा ठीक है, मैं भी गर्मी एहसास लेता हूँ, आप लोग भी लो। अच्छा अब देखो ध्यान से, मेरा कहने का मतलब क्या है, हम लोग कौन सा फॉर्मूला देख रहे हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब गिरने का स्पीड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन फॉर्मूला क्या बोलता है कि गिरने की स्पीड सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेडियस पे। किसके ऊपर डिपेंड करे? रेडियस। क्योंकि कैपिटल जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सबके लिए सेम। कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ है, वो भी सबके लिए सेम। ऑब्जेक्ट के मास से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हम सबको कहीं ना कहीं अंदर ये पहले से पता है। ये सब बकवास है ना? फॉर्मूला बोल रहा है कि अगर एक हाइट से चीजों को छोड़ोगे तो वो सेम साथ में ही गिरना चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं अभी सर दोनों छोड़ेंगे, डस्टर पहले गिरेगा, मजा ही आ जाएगा और सर का पोपट हो जाएगा, है ना? बराबर ना? यही सोच रहे हैं सब लोग, लेकिन मैं दोनों को साथ में गिरा के दिखाऊंगा। इट्स अ चैलेंज। चाहे जो कर लो, फोल्ड करके भी नहीं पॉसिबल। आप फोल्ड करके यहाँ पे शायद साथ में गिरे, लेकिन जब छत से छोड़ेंगे तब, आप जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे तब तो, लेकिन मैं साथ में गिरा के दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि ये पेज भी इतने स्पीड से गिरेगा। तो देखिए यहाँ पे पहले आप लोग की नॉर्मल जिंदगी देखिए, तो अगर हम इन दोनों को साथ में छोड़ेंगे तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट डस्टर इज गोइंग टू फॉल फर्स्ट, बट फॉर्मूला सेज दैट वेट डजंट मैटर, है ना? चलो देखते, रेडी? तो डस्टर वाज लाइक मैं रुकू या जाऊं?
दम ऐसा गेटिंग। चलो शायद कुछ गड़बड़ हुआ होगा, एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। मैं बुक ले लेता हूँ, चलो बुक यही बुक का फाड़ा ना आपने। रेडी? क्या लगता है पहले कौन सा गिरेगा? तो आपको साइंस पे विश्वास नहीं साइंस पे है सर, आप पे नहीं। चलिए रेडी? बुक श्योर? वो थोड़ा 19-20 का फर्क है, तो मन में बोले ना सर 19 लाख का फर्क है। तो बच्चों देखो, ये फॉर्मूला गलत नहीं है, साइंस भी गलत नहीं, ओनली द प्रॉब्लम इज क्या पता है क्या, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है वैक्यूम में। अब सर देखो नहीं कर पाए तो बहाना कर, नहीं सच बोल रहा हूं, ये पेपर ना सच में फुल स्पीड में गिर सकता है। देखो रेडी? सर ये तो चीटिंग है, लेकिन ये तो चीटिंग है ना सर। पेज अपनी वजह से थोड़ी गिरा, बुक के वजन की वजह से गिरा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आप सुनो ध्यान से। अब इसके ये देखो, ये इसके ऊपर तो कोई वजन नहीं है ना, मतलब पेज अपना ही वजन है ना। अभी अब क्या लगता है क्या होगा? साथ में गिरेगा या पेज उड़ के बाद में गिरेगा? अब देखो मैजिक यहाँ पे, कुछ लॉजिक समझ में आया? देखो यहाँ पे ध्यान से बच्चों, देखो हमने इसके नीचे रखते तो बात अलग थी कि चलो बुक के वजन से गिरा, लेकिन मैंने इसके ऊपर रखा, इसको चिपकाया भी नहीं है। लेकिन अभी भी ये क्या हो रहा है, अगर सच में वजन से फर्क पड़ता तो ये पेज अभी भी उड़ते हुए ही गिरता। तो मुझे बता प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम पेज के वजन में है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या है बच्चों, ये वैक्यूम नहीं है ना, तो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स है, मतलब क्या है पे एयर मॉलिक्यूल्स है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो वो डस्ट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इस पेज को गिरने से रोक रहे हैं। समझ में आ रहा है? वरना सच में आप किसी दो चीज को एक साथ छोड़ोगे, जैसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ, तो देखो दोनों साथ में ही गिर रहे। क्यों? क्योंकि ये बुक क्या कर रहे हैं, नीचे का जो एयर है उसको क्लीन करते हुए जा रहे हैं, और जैसे ही नीचे की हवा क्लीन हो गई, देखो पेज एकदम इजीली गिर गया। समझ में आ रहा है? मतलब ये फॉर्मूला एकदम राइट है। अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आप साथ में रिलीज करोगे तो वो साथ में ही गिरेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट। चालू करो भाई। तो इसके ऊपर ना किसी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत प्यारा था, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। ऐसा कैसे चालू किया भाई? तुम्हारा फैन तो चालू ही नहीं हुआ। नहीं, ऊपर बटन बराबर प्रेस करो। हाँ जोर से दबाओ। हाँ हुआ। हाँ सुनो बच्चों भी ध्यान से। तो ना एक किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा वैक्यूम चैम्बर बनाया कांच का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? एक बहुत बड़ा वैक्यूम चैम्बर मतलब क्या, उसके अंदर से हवा निकालनी, बड़ा सा 4-5 माले का इतना बड़ा वैक्यूम चैम्बर बनाया। फिर उन्होंने क्या किया पता है, एक लोखंड का मेटल का बॉल लिया और एक फीदर मतलब समझता है पंख, एक पंख लिया और दोनों को साथ में छोड़ा। पहले जब दोनों को साथ में छोड़ा तो उसके अंदर से एयर को निकाला नहीं था, तो मुझे बताओ पहले कौन सा गिरेगा? मेटल वो ढुक से गिरा, पंख। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पंख आराम से तैरते हुए आ रहे हैं। लेकिन सेकंड टाइम में उन्होंने क्या किया, उसके अंदर से पूरी एयर को निकाल दिया, और तब जब दोनों को रिलीज किया तो क्या हुआ, एकदम साथ में वो इतना बड़ा लोखंड का बॉल, एक छोटा सा पंख एकदम साथ में ब्यूटीफुली एकदम नीचे है। तो इससे प्रूफ होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसको मास से फर्क पड़ता नहीं। बट हमारे रियल वर्ल्ड में ऐसा एग्जांपल क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे बेयोंस फोर्स भी लगता है। बेयोंस फोर्स पता है क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉल लो प्लास्टिक का, उसको पानी में फेंको तो क्या होता है, बॉल पहले बाउंस होता है, समझ आ रहा है? तो अंदर से क्या लगता है, एक फोर्स लगता है जो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज व्हाट? बेयोंस फोर्स। तो पेज को यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स रोकने की कोशिश करे जिसके वजह से वो ऐसे गिरता, वरना वो भी साथ में गिरता। तो कमाल का टॉपिक था ना, मजा है। अभी भी 3 ऐसे टॉपिक में चैलेंज करता, आप सब रॉन्ग होंगे, जैसे यहाँ पे रॉन्ग साबित हुए। ये टॉपिक का नाम क्या था? एक्सेलरेशन, सॉरी अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला कैसे आया, समझ में आया? अच्छा यहाँ पे देखो, ये सब वैल्यू हमको पता है, जी का वैल्यू भी पता है। मास ऑफ अर्थ कितना था बच्चों? 6 × 10⁻24 kg। लिखते हैं क्या? 6.67 × 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना था बोलो फटाफट? 6 × 10⁻24। और रेडियस कितना था याद है? 6.4 × 10⁻6, यही था ना मीटर। अभी इन सबको सॉल्व करोगे तो पता है आंसर क्या आता है? आंसर आता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, लेकिन इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कोई भी चीज, हाँ यही क्या ना अभी, हाँ करेक्ट, हाँ लेकिन उसमें मास अलग लिया था ना अपन ने, ये थोड़ी महेंद्र का मास लिया था ना। हाँ ओके ठीक है, यही आंसर आया था, लेकिन जहां तक अपने को ऐसा। सुनो बच्चों ध्यान से, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा वैल्यू मिला है? अगर कोई ऑब्जेक्ट धरती पे गिरेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी धरती पे ऑब्जेक्ट गिरता है, किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? 3 चीजों के ऊपर। देखो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? 3 चीजों के ऊपर। पहला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो सबके लिए चेंज होता है क्या? पूरे यूनिवर्स में सेम। सेकंड, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इसके ऊपर ही वो 3 चैलेंज देने वाला आपको, जो आप गलत करोगे आई प्रॉमिस। कैपिटल है मतलब
मास ऑफ अर्थ। किसी के लिए चेंज होगा क्या? तो मतलब एक ही चीज के ऊपर एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है और वो क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग हाइट से फेंकोगे तो कम हाइट वाला पहले पहुंचेगा, ज्यादा हाइट वाला बाद में पहुंचेगा। क्यों? क्या बेटा? क्या चीज? तो भी यहाँ पे तो पहले डस्टर ही पहुंचेगा, क्योंकि पेज को रोकने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स है ना, बियॉन्ड फोर्स है। वैक्यूम में क्या होगा? पहले पेज पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गेटिंग? तो आप क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मेरा क्वेश्चन है कि जी की वैल्यू कब कब कैसे कैसे चेंज होगी, तो मैं आपको कंडीशंस देता हूं, आप उसके ऊपर सोचो। सिर्फ बुक भी बंद कर दो, एंजॉय करो सिर्फ। एक टेक्स्ट बुक रहने देना बेटा। हाँ बढ़ेगा ना, अभी हम लोग देखें ना, जैसे जैसे रेडियस कम होते जाएगा स्पीड बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? वो भी आर स्क्वायर। अगर 2 गुना रेडियस कम हो तो स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगा। देखो ना, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था? आर स्क्वायर था। देखो जी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका 2 गुना वैल्यू बढ़ा तो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना वैल्यू इसका बढ़ेगा। समझा? कम हुआ तो। चलिए अब टॉपिक सुनो, नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ये टॉपिक बढ़ा के खत्म करता हूँ, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं ले रहा हूँ। हाँ नहीं आप जागो, बाकी से जाकर। तो दीदा मैम का लेक्चर है ना। टॉपिक का नाम क्या? ध्यान से सुनो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी मतलब क्या? पार्ले जी वाला जी नहीं है, ये जी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वैल्यू चेंज कब कब होता है? पहला क्वेश्चन, क्या धरती के सरफेस पर इसका वैल्यू चेंज होगा? ध्यान से सुनो, धरती है, धरती के सरफेस पे क्या जी का वैल्यू चेंज होगा? अगर धरती के कहीं पे भी किसी भी जगह पे मैं खड़ा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जेम्स क्वेश्चन सुना आपने? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू कब कब चेंज होता है? तो पहला कंडीशन दिया है, क्या धरती के सरफेस पे, अगर मैं इंडिया में खड़ा हूं, मैं अमेरिका में खड़ा हूं, मैं दुबई में खड़ा हूं, या मैं कहीं भी दुनिया किसी भी देश के, दुनिया के किसी भी देश में खड़ा हूं, तो क्या जी का वैल्यू चेंज होगा? सब श्योर है? ऐसा मत करो, मेरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। नहीं होगा सर। एक चांस और देता हूँ, बदल सकते हो आंसर। अगर मैं धरती पे कहीं पे भी खड़ा हूँ, किसी भी देश में जमीन पे खड़ा हूँ, जमीन पे, तो क्या मेरे जी का वैल्यू चेंज होगा? और ये हुई ना कोई बात। मुझे बड़ा मजा आता है जब एक साथ सब लोग रॉन्ग आंसर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, नहीं 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 नहीं, क्या? तो अच्छा अच्छा, चलो चलो, चेंज होगा तो क्यों चेंज होगा? देखो मैं क्या बोल रहा, धरती के सरफेस पे कब चेंज होगा? जब हाइट चेंज होगा। मैं तो धरती के सरफेस पे खड़ा हूं ना, मैं जमीन के अंदर नहीं जा रहा हूं, मैं आसमान में नहीं जा रहा हूं, मैं जमीन के ऊपर ही खड़ा हूं, चाहे दुनिया पे कहीं पे भी। तो क्या मेरे जी का वैल्यू चेंज होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? क्या लगता है? बड़ा मजा आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ अभी भी चांस दे दो। चलो मेरा क्वेश्चन समझा ना तुमको? जी का फॉर्मूला बताओ क्या? जी का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपके सामने, अब सोचो जी कब चेंज होगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? धरती है, धरती के ऊपर मैं खड़ा हूं, किसी फ्लोर पे भी नहीं, प्लेन में भी नहीं, कहीं नहीं, जमीन पे खड़ा हूं, जमीन पे, फ्लोर पे। तो क्या मेरे जी का वैल्यू चेंज होगा? आर यू श्योर एवरीवन? एंड हियर वी आर गोइंग टू प्रूव इट नाउ। हाँ तो बताओ ना कैसे चेंज होगा? तो बच्चों आपको जान के बड़ा शौक लगेगा, लेकिन धरती पे भी मेरा जी का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन सारी बकवास है। फॉर्मूला में क्लियर कट दिख रहा है कि जी के वैल्यू 3 चीज पे डिपेंड करता है, कैपिटल जी कैपिटल एम, जो किसी के लिए चेंज नहीं होता। तो ये तो छोड़ दो, इसको छोड़ दो। जी की वैल्यू डिपेंड करिए आर के ऊपर। अगर आपका रेडियस कम ज्यादा होगा तो आपका जी का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन धरती के सरफेस पे रेडियस चेंज कैसे हो रहा है? तो बच्चों आप लोग एक चीज भूल गए हो कि अब हमारी धरती ऐसा गोल है ही नहीं। हमारी धरती ऐसी गोल है क्या? हमारी धरती अब हो गई आउल शेप की। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? कैसे हुई वो समझाता हूँ। हाँ कैसे हुई है देखो, समझो बात को, मेरी बात को समझो। आटा है ना, आटा गूंथने के बाद हम लोग लोई बनाते हैं। कैसे बनाती है मम्मी लोई? थोड़ा सा आटा तोड़ती है, हाथों में घुमाती है, तो क्या होता है घुमाने के वजह से? बताओ। देखो ये गोल जो है वो ऐसे शेप में हो जाता है, मालूम है आपको? ऐसा शेप हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? कंटिन्यू घुमाने की वजह से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लोई तो देखा होगा ना आपने, लोई बनाते हैं जिसको, फिर बनाया भी आपने। तो हमारा अर्थ भी इतने सालों से क्या हो रहा है? और घूमने की वजह से क्या हो गया? वैसा बल्ज हो गया। कुछ लॉजिक समझ में? अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अगर हमारा धरती सर्कल होता तो तुम लोग 100% राइट थे। क्यों? सर्कल में सरफेस पे सब जगह डिस्टेंस क्या होता? सेम, यानी कि आर। और तब जी का वैल्यू भी क्या होता? सेम, कांस्टेंट। लेकिन ट्विस्ट इस बात की है कि हमारा धरती तो सर्कल है ही नहीं। अब हमारा धरती कैसा अंडे जैसा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया? देखो रेडियस बड़ा हो गया है, और यहाँ पे रेडियस क्या हो गया? छोटा हो गया है। और अगर रेडियस चेंज हो रहा है तो जी का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं? तो पोल्स पे क्या हो गया ना बच्चों, इसको बोलते हैं पोल्स और इसको बोलते हैं इक्वेटर। कैसे याद करेंगे?
इंडिया का नॉर्थ कहाँ पर है? कश्मीर साइड, सॉरी हाँ, साउथ कहाँ पर है? ये केरला कर्नाटक साइड, सम तमिलनाडु साइड। समझ आ रहा है? देखो इंडिया का नॉर्थ का है ऊपर, साउथ का है नीचे, और नॉर्थ और साउथ को क्या बोलते हैं? पोल्स। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो इंडिया का मैप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि पोल्स पे रेडियस क्या हो गया है? कम, और इक्वेटर पे रेडियस क्या हो गया? बड़ा। अब मुझे बताओ, अभी भी सोच के बताओ, आंसर तुम लोग गलत हो गए हो, कवर करने की कोई कोशिश जरूरत नहीं, लेकिन एक चांस और देता हूं, ये आंसर तो राइट बताओ। अब आपको मैंने धरती का शेप बताया, रेडियस बताया, अब बताओ जी की वैल्यू कहां पे ज्यादा होगी, पोल पे या इक्वेटर पे? क्या लगता है? दोनों आंसर आ रहे हैं। जी की वैल्यू, जी मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू, गिरने की वैल्यू कहां पर ज्यादा होगी? कितने लोग को लगता है पोल? हाथ उठाओ। मतलब बाकी सबको इक्वेटर लग रहा है ना पक्का? जो हाथ नहीं उठा रहे उनके लिए इक्वेटर मतलब सोच लो। हाँ, तो मैंने क्या पूछा है? जी की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होगी? एक इंसान ऐसा है जो खुद को गलत साबित कर रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा कि जी की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी, और आपने क्या बोला? हाँ सर, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी। तो वही तो मैं पूछा कि कहाँ ज्यादा होगी। समझे कुछ लॉजिक? मैं फिर भी राहुल से सेटिस्फाइड हूँ, उन लोगों से तो बेटर है जो बैठे चुपचाप। बैठे उसने कोशिश किया तो समझा मैं क्या बोला उसको, कुछ क्वेश्चन समझा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पर जी की वैल्यू ज्यादा होगी? सोच के बताओ, अभी भी कहाँ ज्यादा होगी? जी की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी? जहाँ रेडियस कम होगा। कहाँ रेडियस कम है? पोल्स पे कम है। तो पोल्स पे यहाँ पर अगर कोई गिरेगा तो ज्यादा स्पीड से गिरेगा एज कंपेयर टू इक्वेटर पे। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सन तो पूरा, अर्थ तो पूरा घूम रहा है ना बाबू, वो तो कंटिन्यू घूम रहा है, सब जगह सूरज पहुंच ही रहा है। सूरज से क्या लेना देना? हम लोग उन देश की बात करें जो पोल्स पर है, ऐसे देश की, और ऐसे देश की बात करें जो इक्वेटर पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जी का वैल्यू चेंज करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी। अब अगर हम टेक्स्ट बुक में देखें तो इनकी वैल्यूज भी दी है बच्चों। एक मिनट, कितना फर्क पड़ेगा देखो यहाँ पे। पोल के ऊपर बच्चों जी की वैल्यू आपको मिलेगी 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इक्वेटर पे देखो, इक्वेटर पे कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगा 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कुछ लॉजिक? देखो थोड़ा फर्क है, गेटिंग? समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे एंड करूँ, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक लो, फिर करते। दो और ऐसी चैलेंजिंग टॉपिक था, मजा आता पर कल करते, कोई बात नहीं। आज का लेक्चर समझ में आया सबको? चलिए फटाक से एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। आज हमने किससे स्टार्ट किया? पहले हमने स्टार्ट किया न्यूमेरिकल्स, राइट? हमने 2 न्यूमेरिकल्स देखे, फिर हमने देखा अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है। क्या होता है अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स? जब भी हम किसी चीज को ऊपर थ्रो करते हैं, सर्टेन टाइम के बाद, एक हाइट के बाद वो वापस नीचे आने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर इस टॉपिक के हिसाब से बात करें तो फिर मून क्यों नहीं गिरता है अर्थ पे? बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग। फिर हमने देखा बच्चों हाई टाइड और लो टाइड क्यों आता है। पहले मुझे बताओ, एक दिन में कितनी बार हाई टाइड आता है और कितनी बार लो टाइड आता है? 2 बार, एक ही जगह पे 2 बार। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मून एक तरफ से पुल करता है तो सेकंड तरफ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुल करता है, तो एक जगह पे 2 बार आता है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, फिर इसके बाद हमने क्या देखा? सबसे बेहतरीन टॉपिक आज देखा, दैट वाज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बहुत प्यारा टॉपिक था। उसमें हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकाला? विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स का एक फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। और उसी F का दूसरा फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू mg। फिर इसमें से m कट होने के बाद आपको क्या मिला? G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो हमको क्या समझ में आया? एक्सेलरेशन, गिरने की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेडियस के ऊपर। वो भी उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्स? नीचे ऊपर था, मतलब कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्स। समझ में आ रहा है? फिर हमने एक और चीज देखी कि जी की वैल्यू कब कब चेंज होगी। उसमें हमने एक ही पॉइंट देखा, वो क्या था? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ चेंज होगी। कब चेंज होगी? क्यों चेंज होगी? बिकॉज अर्थ इज बल्ज्ड। इसको बोलते हैं बल्ज। फूलना मतलब क्या हो गया? बल्ज हो गया। बल्ज फ्रॉम वेयर? एट द इक्वेटर। समझ में? देयरफॉर द रेडियस इंक्रीजेस एट द इक्वेटर एंड decreases at the pole. So where is the value of G is more? At the poles. Poles पे उसकी वैल्यू ज्यादा है as compared to equator. इतना पढ़े, ठीक है? चलो आज का लेक्चर समझ में आया तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। चलो।